सोचो, अगर हम टाइम में पीछे जा सकें, सिर्फ कुछ साल नहीं बल्कि 3000 साल, एक ऐसा टाइम जब हमारी आज की दुनिया नहीं थी, वो सुविधाएं नहीं थीं जिनकी हमें आज आदत है। क्या आप ये सोच सकते हैं, तब ना कोई नेटफ्लिक्स था जिस पर आप आराम से कुछ देख सकें, ना इंस्टाग्राम था जिस पर आप अपनी डेली लाइफ शेयर कर सकें, ना स्मार्टफोन थे जो नोटिफिकेशन से बजते रहते थे, ना सोशल मीडिया फीड्स पर एंडलेस स्क्रोलिंग थी। डिजिटल दुनिया जैसी हम आज जानते हैं तब थी ही नहीं। तो लोग तब अपनी जिंदगी कैसे जीते थे? उनकी रोज की दिनचर्या क्या थी? उनकी खुशियां और उनके दुख क्या थे? वे एक दूसरे से कैसे जुड़ते थे और अपने आसपास की दुनिया को कैसे समझते थे? वे मजे के लिए क्या करते थे? इंडस वैली सिविलाइजेशन, एक बहुत ही एडवांस्ड शहरी समाज, धीरे धीरे खत्म हो रहा था। उसके महान शहर, जो कभी व्यापार और नए नए आइडियाज से भरे रहते थे, अब कमजोर पड़ने लगे थे, पीछे छोड़ते हुए ऐसे रहस्य जो आज भी हमें हैरान करते हैं। और जैसे ही एक युग खत्म हुआ, वैदिक काल शुरू हो रहा था, जो भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास में एक नया चैप्टर था। यह बड़े बदलाव का समय था, जिसमें नए विचार, मान्यताएं और सामाजिक ढांचे जड़ पकड़ रहे थे। एक नई दुनिया बन रही थी, ईंट ईंट करके नए गांव बस रहे थे और पुरानी परंपराएं बदल रही थी। यह उथल पुथल और मौकों दोनों का समय था, क्योंकि लोग बदलती परिस्थितियों के हिसाब से ढल रहे थे और नए रास्ते बना रहे थे। फोन अलार्म की तेज आवाज से जागने के बजाय लोग सूरज को देखते थे, आसमान में उसकी जगह देखकर टाइम का अंदाजा लगाते थे। उगता हुआ सूरज सिर्फ एक खूबसूरत नजारा नहीं था, बल्कि उनकी रोज की एक्टिविटीज के लिए एक प्रैक्टिकल गाइड था। जिंदगी निस्संदेह ज्यादा सिंपल थी, सिर्फ जरूरी चीजों तक सीमित। कम डिस्ट्रैक्शंस थीं, कम चीजें थीं और कम्युनिटी व नेचर से जुड़ाव पर ज्यादा जोर था। लेकिन यह एडवेंचर और चुनौतियों से भरी जिंदगी भी थी, जिसमें धैर्य, साधन संपन्नता और प्राकृतिक दुनिया की गहरी समझ जरूरी थी। जिंदगी की कोई गारंटी नहीं थी और हर दिन नई मुश्किलें आती थीं। हड़प्पा और मोहेंजोदारो के कभी के महान शहर, जो बीते हुए युग के सबूत थे, धीरे धीरे खत्म हो रहे थे। उनकी शानदार इमेज एक दूर की याद बनती जा रही थी। समय की रेत बेरहमी से उनके मिस्ट्रियों को ढक रही थी। इस बीच पवित्र गंगा नदी के किनारे नए गांव बस रहे थे, जो उसके जीवनदायी पानी और उपजाऊ जमीन की तरफ खींचे चले आ रहे थे। ये बस्तियां एक नई सभ्यता की नींव थी। उनका रोज का जीवन, जिस तरह से वे अपने घर बनाते थे, जो औजार वे इस्तेमाल करते थे, जो खाना वे खाते थे, जो त्योहार वे मनाते थे, सब कुछ एक अलग ही अंदाज में था। एक अलग ही आकर्षण था, जो जमीन और उनकी साझा विरासत से उनके जुड़ाव को दिखाता था। कम्युनिटी उनकी ताकत थी, वो नींव जिस पर उनका समाज बना था, और सादगी उनकी विरासत थी। एक याद दिलाती थी कि सच्ची खुशी उन चीजों में मिल सकती है जो सच में मायने रखती है। तो चलिए, एक देसी टाइम ट्रैवल एडवेंचर पर चलते हैं, अपनी जड़ों तक वापस जाने का सफर, बिना किसी फैंसी गैजेट या कॉम्प्लिकेटेड टेक्नोलॉजी के। आइए, प्राचीन भारत की असली कहानी को खोजते हैं, उसकी रिच कल्चर, उसकी गहरी समझ और उसके कभी ना खत्म होने वाले जज्बे को देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले घर, the very idea of a home. What did it mean to the people of the Indus Valley civilization and the Vedic period? What materials did they use, and how did their homes reflect their values and way of life? Let's embark on a journey to explore the evolution of housing in ancient India, brick by brick, and uncover the stories behind these ancient dwellings. We'll delve into the ingenious planning and construction techniques that allowed these civilizations to create comfortable and functional living spaces. Indus Valley ke log planning ke master the. Their urban planning was truly remarkable, showcasing a level of sophistication rarely seen in other civilizations of that era. They meticulously designed their cities with a clear understanding of infrastructure, sanitation, and community living. The evidence of their advanced planning is visible in the well-organized street grids, efficient drainage systems, and standardized brick sizes used in construction. Unke shahar grid system par bane the. This grid system wasn't just a random arrangement. It was a deliberate design that facilitated easy navigation, efficient resource distribution, and effective waste management. Imagine walking through these ancient streets, marveling at the foresight and ingenuity of the city planners who laid the foundation for a thriving urban center. The straight intersecting streets created a sense of order and harmony, reflecting the values of a well-organized society. Pakki Inton ke ghar. The houses were constructed using standardized baked bricks,
a testament to their advanced knowledge of construction materials and techniques. These bricks were incredibly durable and resistant to the elements, allowing the structures to withstand the test of time. Agan, Kuchtu Manzila. Many houses featured a central courtyard, providing a private and open space for families to gather, relax, and perform daily activities. Some houses even had 2 stories, indicating a level of prosperity and social stratification within the society. These multi-level dwellings suggest a sophisticated understanding of architectural design and space utilization, or har ghar mein bathroom or covered drains. Each house was equipped with its own bathroom and connected to a sophisticated covered drainage system. This emphasis on sanitation and hygiene was truly remarkable for its time, demonstrating a deep understanding of public health and environmental management. The covered drains prevented the spread of diseases and maintained a clean and healthy living environment for the residents. Cleanliness ka level aaj bhi kai jagah nahi milta. The level of cleanliness and sanitation achieved by the Indus Valley civilization is still unmatched in many parts of the world today. Their commitment to hygiene and public health is a testament to their advanced understanding of urban planning and social responsibility. Vedic काल में घर मिट्टी, घास फूस और लकड़ी के. In contrast to the brick houses of the Indus Valley civilization, homes during the Vedic period were primarily constructed using natural materials such as mud, thatch, and wood. This reflects a closer relationship with the environment and a reliance on locally available resources. Simple, functional, or nature ke saath harmony mein. These homes were simple, functional, and designed to blend seamlessly with the natural surroundings. The emphasis was on creating comfortable and sustainable living spaces that respected the environment. Ghar gol ya rectangular. Houses could be either circular or rectangular in shape, depending on the region and the specific needs of the family. This flexibility in design allowed for greater adaptability to different terrains and climates. Chhat patton se. Roofs were typically thatched with leaves, providing insulation and protection from the elements. The use of natural materials ensured that the homes remained cool in the summer and warm in the winter. Under chulha or puja ka kona. Inside, you would find a hearth for cooking and a designated corner for prayer, reflecting the importance of both sustenance and spirituality in daily life. These spaces were central to the family's well-being and provided a sense of comfort and connection. Parivar bada to ghar bhi waise. As families grew larger, so did their homes, often expanding to accommodate multiple generations living together. This emphasis on extended family living fostered a strong sense of community and support. Sab miljul kar rehte thi. Everyone lived together in harmony, sharing resources and responsibilities. This communal lifestyle strengthened family bonds and ensured that everyone was cared for. Ghar chahe eenton ke hon ya mitti ke, maqsad ek hi. Whether built of brick or mud, the purpose of the home remained the same: to provide shelter, security, and a sense of belonging. The materials may have differed, but the underlying values remained constant. Sursha or Ekjut Parivar, protection and a united family. The home was a sanctuary, a place where families could feel safe, secure, and connected to one another. It was a space where memories were made, traditions were passed down, and love flourished. In दीवारों के बीच कितनी कहानियां बनी होंगी. Imagine the countless stories that unfolded within these walls, the laughter, the tears, the celebrations, and the everyday moments that shaped the lives of the people who lived there. सोच के ही मजा आ जाता है. It's fascinating to contemplate the lives of those who came before us and to imagine the world through their eyes. These ancient homes offer a glimpse into the past, reminding us of the enduring human need for shelter, community, and connection. फैशन की बात करें तो ये सिर्फ कपड़े पहनने का तरीका नहीं है. ये एक कल्चर, एक इतिहास और एक एक्सप्रेशन है. इंडस वैली के लोग कॉटन के कपड़े पहनते थे. उनके लिए ये सिर्फ एक जरूरत नहीं थी, बल्कि एक आर्ट फॉर्म थी. कॉटन उनके लिए आसानी से अवेलेबल था और उन्होंने इसका इस्तेमाल अपने डेली वेयर के लिए किया. इमेजिन करें, बिना किसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के उन्होंने कितने खूबसूरत और प्रैक्टिकल कपड़े बनाए होंगे. धोती, जो कि आज भी भारत में पॉपुलर है, उस समय भी एक कॉमन अटायर था. ये सिर्फ एक कपड़ा नहीं, बल्कि एक सिंबल था सिंप्लिसिटी और कंफर्ट का. चादर, एक और ट्रेडिशनल गारमेंट जो कि विमेन यूज करती थी अपने आप को ढकने के लिए. ये सिर्फ एक प्रोटेक्शन नहीं था, बल्कि एक स्टेटमेंट था मॉडेस्टी और ग्रेस का. स्कर्ट, जो कि आज भी फैशन में है, उस समय भी एक पॉपुलर चॉइस थी.
इसको पहनना आसान था और ये मूवमेंट में भी कंफर्टेबल थी। सब सिंपल पर स्टाइलिश। उनके कपड़े सिंपल होते हुए भी उनमें एक अलग ही स्टाइल था। उन्होंने मिनिमल रिसोर्सेज में भी अपने आप को खूबसूरत दिखाने का तरीका ढूंढ लिया था। एम्ब्रॉयडरी और नेचुरल कलर्स का यूज होता था। इमेजिन करें, बिना किसी केमिकल डाई के उन्होंने कितने वाइब्रेंट और खूबसूरत कलर्स क्रिएट किए होंगे। ये उनकी क्रिएटिविटी और नेचर के साथ हार्मनी का एक एग्जाम्पल है। वैदिक काल में भी कॉटन, ऊन जैसे नेचुरल फैब्रिक्स का यूज होता था। ये फैब्रिक्स उन्हें गर्मी में ठंडा और सर्दी में गर्म रखते थे और जानवरों की खाल का इस्तेमाल होता था। ये उनकी सर्वाइवल इंस्टिंक्ट और रिसोर्सेज को एफिशिएंटली यूज करने का एक तरीका था। गहनों का क्रेज था। ये सिर्फ एक एक्सेसरी नहीं था, बल्कि एक स्टेटस सिंबल भी था। गोल्ड, सिल्वर जैसे प्रीशियस मेटल्स से बने गहने उनकी वेल्थ और प्रॉस्पेरिटी को दर्शाते थे। कॉपर, ब्रॉन्ज के हार, कंगन, मोती जैसे मटेरियल्स भी पॉपुलर थे। ये उनकी क्रिएटिविटी और रिसोर्सफुलनेस को दर्शाता है। सब कुछ उनके पास हर तरह के गहने थे, फ्रॉम सिंपल बीड्स टू इलैबोरेट नेकलेसेस। औरतें और आदमी दोनों गहने पहनते थे, जो कि आज के जेंडर न्यूट्रल फैशन को भी इंस्पायर करता है। बालों में फूल एक सिंपल येट एलिगेंट तरीका था अपने आप को डेकोरेट करने का। अलग हेयर स्टाइल्स उनकी पर्सनालिटी और स्टाइल को दर्शाते थे। उनके हेयर स्टाइल्स कॉम्प्लेक्स और क्रिएटिव होते थे। काजल भी लगाते थे। काजल सिर्फ एक कॉस्मेटिक नहीं था, बल्कि उनकी आंखों को प्रोटेक्ट भी करता था। फैशन प्रैक्टिकल था, क्योंकि उनके कपड़े उनकी डेली लाइफ के हिसाब से डिजाइन किए गए थे, लेकिन उसमें भी एलिगेंस थी। उनके कपड़े प्रैक्टिकल होते हुए भी उनमें एक अलग ही एलिगेंस थी। नेचर से इंस्पायर्ड डिजाइन्स उनकी नेचर के साथ कनेक्शन को दर्शाते थे और अपनी सिंप्लिसिटी में ब्यूटी। उनके कपड़े सिंपल होते हुए भी उनमें एक अलग ही खूबसूरती थी। उनका स्टाइल आज भी इंस्पायर करता है। उनका फैशन टाइमलेस है और आज भी डिजाइनर्स उनसे इंस्पिरेशन लेते हैं। खाना पीना सबसे इंपॉर्टेंट। गेहूं, जौ, चावल, दालें, सब्जियां, फल सब कुछ फ्रेश और सीजनल। नॉन वेज भी मिलता था। मछली, भेड़, बकरी, मुर्गी और शिकार का मांस। दूध, दही, घी भी डाइट का पार्ट थे। मिट्टी के चूल्हे और बर्तन, कभी कभी मेटल के भी। मसाले, हल्दी, अदरक, काली मिर्च और मीठा के लिए शहद या गुड़। खाना जमीन पर बैठकर हाथों से खाते थे, एकदम नेचुरल, अनप्रोसेस्ड। ग्राइंडिंग स्टोन्स हर घर में। खाना बनाना एक कम्युनिटी एक्टिविटी थी। उनकी फूड हैबिट्स सिंपल, हेल्दी और सस्टेनेबल थी। रोजगार के लिए सबसे कॉमन था खेती, अनाज, सब्जी उगाना, कपास उगाना। पशुपालन भी इंपॉर्टेंट। गाय, बकरी, भेड़ पालते थे। आर्टिजन्स, कुम्हार, बढ़ई, लोहार, सुनार सब अपना काम करते थे। कपड़ा बुनना, ज्वेलरी बनाना, मोती बनाना भी पॉपुलर था। बार्टर सिस्टम चलता था। अनाज के बदले बर्तन, कपड़े के बदले कुछ और। धीरे धीरे सिक्कों का चलन शुरू हुआ। हर काम की अपनी इंपॉर्टेंस थी। सब मिलकर समाज चलाते थे। सिंपल इकोनॉमी, लेकिन सबकी जरूरतें पूरी हो जाती थीं। इंडस वैली के शहर ट्रेड के सेंटर्स थे। माल मेसोपोटामिया, ओमान, बहरीन तक जाता था। नदियां उनके हाईवेज थीं और माल का एक्सचेंज होता था। कपड़ा, गहने, मोती एक्सपोर्ट, मेटल्स इंपोर्ट, सील्स और वेट्स का सिस्टम था। क्वालिटी और ओनरशिप के लिए वैदिक काल में ट्रेड छोटा हो गया, पर लोकल मार्केट्स लगते थे। बार्टर और सिक्कों का मिक्स चलता था। निष्का जैसे ऑर्नामेंट्स भी करेंसी थे। बाजार सिर्फ शॉपिंग नहीं, सोशल गैदरिंग का सेंटर भी था। लोग मिलते, बातें करते, खबर एक्सचेंज करते। उनका बिजनेस सेंस कमाल का था। एमबीए की जरूरत ही नहीं थी। फैमिली सिस्टम स्ट्रांग था। जॉइंट फैमिली, सब एक साथ रहते थे। औरतें घर, खेती, पशुपालन, कपड़ा बुनना सब में एक्टिव थी। इंडस वैली की मदर गॉडेस मूर्तियां दिखाती हैं कि उनका स्टेटस हाई था। वैदिक काल में शुरुआत में औरतों को शिक्षा का अधिकार था। गार्गी मैत्रेयी जैसे उदाहरण मिलते हैं। बच्चे मिट्टी के खिलौने से खेलते, कहानियां सुनते, लाइफ स्किल्स सीखते। फॉर्मल स्कूलिंग सबके लिए नहीं थी, पर फैमिली ऑक्यूपेशन की ट्रेनिंग मिलती थी। गुरुकुल सिस्टम भी था। वेदों, मैथ्स, एस्ट्रोनॉमी, डिसिप्लिन सिखाई जाती थी। बचपन सिंपल था, पर क्यूरियोसिटी और खुशियों से भरा हुआ। खेती इकोनॉमी का बैकबोन थी। किसान सुबह से शाम तक खेत में। हल, हंसिया, कुल्हाड़ी, खुरपी ये उनके मेन टूल्स थे। शुरू में लकड़ी के औजार, बाद में लोहे का फाल आया तो काम आसान हुआ। बारिश पर डिपेंड करते थे, कैनाल इरिगेशन भी आता था। फसल कटने पर उत्सव, प्रकृति की पूजा, इंद्र सूर्य देव की आराधना। किसान मौसम के एक्सपर्ट हर फसल का टाइम जानते थे। उनकी मेहनत से शहरों में अनाज पहुंचता था। किसान सच में अन्नदाता थे, टफ लाइफ पर हिम्मत वाले। 3000 साल पहले के लोग पिछड़े नहीं, बल्कि एडवांस थे। टाउन प्लानिंग, सैनिटेशन, ट्रेड
सब में एक्सपर्ट सिंप्लिसिटी में भी डेप्थ थी, नेचर के साथ बैलेंस था, खाना कपड़े टूल्स, सब नेचुरल, सस्टेनेबल कम्युनिटी परिवार सोशल वैल्यूज, सब कुछ स्ट्रांग था। उन्होंने मैथमेटिक्स एस्ट्रोनॉमी आयुर्वेद योगा की नींव रखी। आज हमारे पास टेक्नोलॉजी है, पर क्या हम उनसे ज्यादा खुश हैं? उनकी कहानी हमें इंस्पायर करती है। इंटेलिजेंट, इनोवेटिव, रेसिलिएंट, सिविलाइज्ड पुराने जमाने के लोग हमारी सोच से ज्यादा एडवांस्ड थे। पीस आउट।